गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लासेस से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते आ रहे हैं। इस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द एरिस्टोटल लॉ ऑफ फैलेसी, गैलीलियो के बारे में। गैलीलियो ने मोशन के बारे में क्या बोला था। देन वी टॉक्ड अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हमने न्यूटन के सारे लॉज ऑफ मोशन, जो 3 लॉज ऑफ मोशन है, वो पढ़ लिया था। उसके एप्लीकेशन, उसके एग्जांपल्स भी हमने स्टडी कर लिया था। फिर लास्ट क्लास में हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात की थी। टुडेज क्लास इज़ अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बट उससे पहले हम कुछ कॉमन फोर्सेस की बात करेंगे जो कि मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं। सो मैकेनिक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले इसमें जो फोर्स है, इट इज़ अ वेट। वेट के बारे में हमने काफ़ी टाइम पहले से क्लास 9th में भी हमने पढ़ा है। इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट और द बॉडी। सो इट्स फार्मूला इज़ बेसिकली F इज इक्वल टू mg, ये सबको पता है। एंड नाउ अनदर फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स। व्हेन अ स्प्रिंग is extended, it pulls the body attached to its end towards its center, and if compressed, it pushes the body away from its center. मतलब कि जो स्प्रिंग होती है उसमें आप लोग ने देखा होगा कि ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल, उसका जो मटेरियल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। जब हम उसे फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, तो वो एक्सपैंड हो जाती है। और जब हम उसे कंप्रेस करते हैं तो इसके जो गैप्स होते हैं जो स्प्रिंग के बीच में, वो कम हो जाते हैं और उसकी जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। सो स्प्रिंग फोर्स दोनों केसेस में अप्लाई हो सकता है, इन द केस ऑफ द elongation and in the case of the compression. So ये जो फोर्स हम लगाते हैं, this force is directly proportional to the x, and this x is the elongation or compression of the force. So the formula for the spring force is F is equal to minus kx, where k is the spring constant and minus sign is here for the force against the displacement of the spring. So k is the spring constant, it depends on the material of the spring. So we can find the value of the k is equal to f upon x, and the SI unit of the k will be equal to the Newton per meter. अब यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स में हम 2 फोर्सेस की बात करेंगे। ये जो फोर्सेस है और भी सिचुएशन में, कंडीशन में अप्लाई होता है। डिफॉर्मिंग फोर्सेस, फोर्स एंड रीस्टोरिंग फोर्स। सो डिफॉर्मिंग फोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि इट कैन चेंज द, ये डिफॉर्म कर सकता है किसी भी चीज़ को, मतलब ये उसके शेप को, साइज को चेंज कर सकता है। उसको ज़्यादा अगर ये होगा तो उसको तोड़ भी सकता है। सो दिस इज़ द अप्लाइड फोर्स which can change the shape or size of the body. And restoring force is applied force when body regain its original shape and size. मतलब कि जब हम स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो एक हम डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। बाद में लेकिन जब हम वो उसको रिलीज़ कर देंगे, उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, तो वो धीरे धीरे अपने एक ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। सो ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। नेक्स्ट फोर्स इज टेंशन इन स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग है, कोई वायर है या कोई भी थ्रेड है, उसमें भी एक फोर्स अप्लाई होता है जब हम उसके एंड्स में या उसके किसी भी पॉइंट पे हम उसको स्ट्रेच करते हैं, तो उसमें एक फोर्स डेवलप होता है जिसे कि हम टेंशन बोलते हैं। सो स्ट्रिंग हैज़ द इलास्टिसिटी हम आगे के 11th के चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट ऑफ बुक में।
इलास्टिसिटी वी कैन से एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लाइक वो स्ट्रेच हो सकता है और कंप्रेस हो सकता है। स्प्रिंग फॉर लाइक अ स्प्रिंग फॉर स्ट्रेचिंग बट डज नॉट वर्क इन कंप्रेशन। सो स्प्रिंग में क्या होता था कि वो स्ट्रेच भी होती थी और कंप्रेस भी होती थी, बट इन द केस ऑफ टेंशन ओनली इट कुड बी स्ट्रेच, इसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हमने एक केस लिया है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है और एक ब्लॉक है जिसका कि मास कैपिटल M है, और यहाँ से हमने एक फोर्स अप्लाई किया है और ये एक छोटा सा यहाँ पे स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग को खींचने से, स्ट्रेच करने से जो एक फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से इसमें एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, मतलब इस स्ट्रिंग पे भी एक फोर्स डेवलप हो रहा है और यहाँ पे मास भी इससे अटैच है इस स्ट्रिंग से। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो इक्वल होगा F के इक्वल, अप्लाइड फोर्स के इक्वल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0। सो फॉर अ सिंगल और सेम स्ट्रिंग, जब एक ही स्ट्रिंग होगा थ्रू आउट द वर्क, जो भी हम सिचुएशन हमने कंसीडर किया है, तो वहाँ पर जो टेंशन होगी वो सेम होगी अलोंग द सेम स्ट्रिंग। सो यहाँ पर अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को, अगर ये 10 न्यूटन से हम इसे खींच रहे हैं, तो यहाँ पे जो टेंशन क्रिएट होगा डैट विल बी द 10 न्यूटन। नाउ केस 2, व्हेन मास इज एक्सेलरेटिंग, मतलब ये जो मास है अब ये मूव कर सकता है, इट इज़ फ्री टू मूव। सो नाउ सेम सिचुएशन बट एक्सेलरेशन इज देयर, सो फोर्स इज exerting over this mass with the help of the string. So here tension will be created by applying the force. तो यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होगी, हमने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स पढ़ा था, तो ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा व्हेन देयर विल बी द अनबैलेंस फोर्स। सो अनबैलेंस फोर्स जब होगा तो ये दोनों में से जो टेंशन है और जो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों में से कोई एक बड़ा या छोटा होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट जो है, मैंने डायरेक्शन दिखाया है कि इस तरफ मूव कर रही है, मतलब जिस तरफ फोर्स ग्रेटर होगा उस साइड ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगी। सो F विल बी ग्रेटर देन T टेंशन। सो वी कैन राइट, जिस डायरेक्शन में फोर्स ग्रेटर होगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगी, और इसका जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स मतलब कि डिफरेंस बिटवीन द फोर्स अप्लाइड एंड टेंशन, ये नेट फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का मोशन होगा, जिसकी कि जिस फोर्स से वो मूव करेगा डैट विल बी द मास, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। सो इसका जो इक्वेशन हमें मिलेगा, इट विल बी द F माइनस टी इज इक्वल टू ma। अभी हम आगे के टॉपिक में फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे, वहाँ पे हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये इक्वेशन कैसे आ रहे हैं। नेक्स्ट केस इज, इट इज़ द केस ऑफ द पुली, हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने एक पुली लिया है और एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ पे दो मासेस है M1 एंड M2, वेयर M1 इज ग्रेटर देन M2। सो सिमिलरली जब M1 बड़ा होगा M2 से, तो इसका टेंशन भी यहाँ पे ग्रेटर होगा T2 से। T1 इज with the respect to the M1 and T2 is with the respect to the M2. Okay, next is the normal reaction. Normal reaction पहले भी मैंने बात किया है, ये फ्री बॉडी डायग्राम को समझने के लिए ये जो वर्ड है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो नॉर्मल इसे क्यों बोला जा रहा है? नॉर्मल इज बेसिकली, नॉर्मल हम परपेंडिकुलर को बोलते हैं, कोई भी परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई भी परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि हमने किसी प्लेन के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया है। सो दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ में भी हमने बात किया था एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे वही, जो जब फोर्स अप्लाई होगा सो कोई भी एक्शन होगा तो रिएक्शन भी हमें मिलेगा। तो ये रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, हम देखेंगे। नॉर्मल फोर्स इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स
इट इज़ ए कॉन्टैक्ट फोर्स. हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि फोर्सेस के टाइप्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स में जहाँ पे वी कैन द सर्फेसेस कुड बी इन टच, जहाँ पे कि एक वो दोनों जो दो सरफेस है, दो ब्लॉक्स है या कोई भी दो ऑब्जेक्ट है आपस में टच में होंगे, कॉन्टैक्ट में होंगे. एंड नॉन कॉन्टैक्ट में क्या है कि वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट में नहीं होते. एज फॉर एग्जांपल नॉन कॉन्टैक्ट मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं. सो कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट विच इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जो कि ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं. डैट्स वाई इसे हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं. सो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है एक सरफेस पे मैंने लिया है, तो ड्यू टू द ग्रेविटी जो अर्थ है इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, तो डैट इज mg. तो ये जो ब्लॉक है एक ये सरफेस के ऊपर भी एक फोर्स लगाएगा और जो सरफेस है ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा. तो यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन जो है एक ड्यू टू द ब्लॉक ऑन द सरफेस एंड वन नॉर्मल रिएक्शन इज ड्यू टू द सरफेस ऑन द ब्लॉक. ये दोनों जो रिएक्शन है वो कभी भी आपस में कैंसिल नहीं होंगे बिकॉज ये अलग अलग बॉडी पे एक्सर्ट कर रहे हैं. सो mg इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ एंड mg एंड r नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर. ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है. नेक्स्ट अब हमें समझना है फ्री बॉडी डायग्राम. इट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक. जब तक हम इसे नहीं समझेंगे हम पुलिस वाले क्वेश्चंस और स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन और किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम मूव कराते हैं एक सरफेस के ऊपर तो हम नहीं कर सकते. सो फ्री बॉडी डायग्राम इज़ वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड द application of Newton's law of motion. So how we will draw the FBD or free body diagram? So first of all we have to isolate the body from the surrounding. मतलब हमें इसमें ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसे हमें आइसोलेट होके देखना है कि उसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं, किस तरह से लग रहे हैं. So first of all we have to isolate the body from the surrounding. Second is consider all forces applying on the body not by the body. जिस बॉडी के लिए हमें मोशन की स्टडी करनी है तो इसके ऊपर कहाँ से कितने फोर्सेस लग रहे हैं हमें ये कंसीडर करना है. हमें ये नहीं देखना है कि ये जो बॉडी है ये कितने ऑब्जेक्ट के ऊपर, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ये क्या फोर्सेस लगा रही है, हमें ये नहीं देखना है. Okay, so we have the first case. This is the very simple case when a body is isolated and not moving. मतलब कि बस बॉडी एक आइसोलेटेड कंडीशन में है, सराउंडिंग में है और ये रेस्ट पोजीशन है, पोजीशन पे है, इट इज़ नॉट मूविंग. सो ड्यू टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट फोर्स विल बी एक्सर्टेड टुवर्ड्स द अर्थ और ये जो अर्थ है इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी. तो ये जो बॉडी है इस पे बस एक फोर्स लग रहा है हमारा जो कि अर्थ लगा रही है और दूसरा जो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है ये अर्थ लगा रही है ये भी एक रिएक्शन फोर्स जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. तो सो R इज इक्वल टू mg. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द केस 2. यहाँ पे एक फोर्स जो है इंक्लाइंड वे में इस ब्लॉक के ऊपर लगाया गया है. यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक F फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक विथ एंगल थीटा. नाउ इट इज केप्ट ऑन द सरफेस. सो यहाँ पे बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं हमें ये देखना है. तो एक तो फ्री बॉडी डायग्राम को हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया है, एक पॉइंट यहाँ पे मैंने माना है ऑब्जेक्ट को और यहाँ पे देखा है कि इस पॉइंट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. तो एक तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा mg लग रहा है और दूसरा रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट
एंड ये इंक्लाइंड वे में ये फोर्स हमारा थीटा एंगल पे लग रहा है, तो यहाँ पे ये फोर्स जो है इट इज़ द रिजल्टेंट, तो हम इसे कंपोनेंट पे हमें ब्रेक करना पड़ेगा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट हमें फाइंड करना है ये फोर्स का, सो डैट वी कैन बैलेंस ऑल ऑफ द फोर्स, हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिस इज द थीटा, तो दिस विल बी द एफ कॉस थीटा। सो वर्टिकल डायरेक्शन में हमें यहाँ पे रिएक्शन जहाँ पे मिलेगा उसी डायरेक्शन में हमें एफ साइन थीटा मिलेगा। सो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस विल बी द आर प्लस अपवर्ड डायरेक्शन में एक तो हमारे पास आर है, दूसरा है एफ साइन थीटा, इट विल बी इक्वल टू द एम जी। ये इसकी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी कैन सी द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो एफ एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पर हमें एक ही फोर्स मिल रहा है, एफ कॉस थीटा। नाउ इफ ये बॉडी जो है अगर मूव करेगी तो ये एफ कॉस थीटा बस रेस्पॉन्सिबल होगा इस बॉडी की मूवमेंट के लिए अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन। सो एफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू द एम जी, सॉरी एम ए। एक्सेलरेशन इज द लीनियर डायरेक्शन में जो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। सो दिस फोर्स विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी। From this formula we can find the formula of the acceleration f cos theta upon m. Now next third case is there are two bodies one over each other. So यहाँ पे two bodies है, two blocks है यहाँ पे m1 and m2. अब यहाँ पे हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, हमें फाइंड करना है कि m2 के ऊपर कितने फोर्सेस लगेंगे और m1 के ऊपर कितने फोर्सेस लगेंगे। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे फॉर द m2। नाउ वी कैन सी m2g विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द ग्रेविटी, और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जिसे कि हमने R2 माना है, और एक ये R2 जो है M1 के ऊपर भी लगेगा जिसे कि हम बाद में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग वी कैन से डायरेक्टली R2 इज इक्वल टू M2g। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द M1। सो इन दिस केस ऑल्सो वी कैन सी M1g force due to the gravity and R1 will be the reaction, normal reaction in the upward direction and the downward direction. So यहाँ पर R1 तो ये सरफेस के ऊपर लग रहा है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है कि M1 ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहाँ पर M1 के ऊपर एक M2 की वजह से नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स आया था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक ये था R2, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे जो ब्लॉक है जो सरफेस है वो लगा रही है ब्लॉक के ऊपर। सो दिस इज द R1। सो फोर्स अलोंग y एक्सिस वी कैन सी R1 इज इक्वल टू R1 ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास दो फोर्सेस है M1g प्लस R2। सो वी कैन राइट R1 इज इक्वल टू R2 प्लस M1g। सो वी कैन राइट लाइक दिस R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या हमने देखा था M2g। सो M2g प्लस M1g, इसे हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू g ब्रैकेट M1 प्लस M2। तो जैसे हम इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फ्री बॉडी डायग्राम। हमें अगर M1 M2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो अगर हमें R1 की वैल्यू फाइंड कर ले तो वी कैन फाइंड, आगे अभी हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट केस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक मास M। नाउ दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पर दो बॉडी है, यहाँ पे भी एक बड़ा सा वेज जिसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर शेप में, और इसके ऊपर हमने एक
स्मॉल m का मास का ब्लॉक रख दिया है इंक्लाइन वे में. नाउ इट इज़ फ्री टू मूव. तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम समझेंगे, ड्रॉ करेंगे. सो ये जो ब्लॉक है, स्मॉल ब्लॉक, इसकी जो ड्यू टू द ग्रेविटी जो फोर्स होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे लगेगी. सो यहाँ पे एंगल इज थीटा. सो दिस एंगल विल बी ऑल्सो थीटा. तो यहाँ पे इसके जो ये हम इसे मान लेंगे ये कि एक रिजल्टेंट फोर्स है ड्यू टू द ग्रेविटी. तो इसके टू कंपोनेंट्स हम ब्रेक करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो यहाँ पे थीटा है हमारे पास, तो ये यहाँ पे इस साइड में आ जाएगा एम जी कॉस थीटा और यहाँ पे एम जी साइन थीटा. अब यहाँ पे रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई होंगे ड्यू टू द सरफेस ऑफ दिस ब्लॉक. तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में आर एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो ये जो आर है ये बैलेंस कर रहा है एम जी कॉस थीटा को. तो वी कैन राइट आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा. नाउ इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा. अब ये मूव करेगा तो एम जी साइन थीटा विल बी रेस्पॉन्सिबल टू मूव द ब्लॉक. सो इट विल बी इक्वल टू द एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए. नाउ यहाँ पे इसी डायग्राम में जो कैपिटल एम है, इट इज़ द मास ऑफ द दिस ट्राइंगुलर शेप ऑफ द ब्लॉक. इसकी जो फ्री बॉडी डायग्राम है हम देख सकते हैं कि इसका जो ड्यू टू द ग्रेविटी एम जी इसका वेट हो जाएगा और यहाँ पे एक इस डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लग रहा था तो एक इस डायरेक्शन में लगेगा और एक यहाँ पे हमें ड्यू टू द एम जी एक R1 यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लगेगा. नेक्स्ट इज द केस 5. यहाँ पे हमने दो मासेस, एक्चुअल में 3 मासेस लिया है. 2 इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक हमने पुली से इस तरीके से अटैच कर दिया है. तो यहाँ पे अब हम इन तीनों बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम को समझेंगे. सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द M1 will be in vertical direction M1G and normal reaction R1. अब ये यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा ड्यू टू द स्ट्रिंग. So between the block M1 and M2 the string is same, so the tension is the T2, and then string from the block M2 till the M3 block same string is there, so it will be the same tension T1. So we have to understand the free body diagram of the all 3 masses. Free body diagram for the M1, this is the point. We consider the M1 block. तो M1G upward direction में R1 and this horizontal direction में T2 is there. So we can write R1 is equal to M1G and T2 will be the responsible if it starts to move. So T2 is equal to M1A. Okay, next is the block M2. So free body diagram of the M2 will be upward direction में normal reaction R2, then M2G and T1 and T2 in the horizontal direction. We can see in the diagram this is the T1 and this is the T2. So if T1 is, if this block is moving towards the right, so T1 must be greater than T2. So T1 minus T2 will be net force. T1 minus T2 will be responsible for the moving the mass M2. So T1 minus T2 is equal to M2A. Now free body diagram of the mass M3, we can see the diagram. In downward direction M3G and in upward direction T1. So T1
T1 is there, tension created due to the string. So if no motion will be there, if no motion would be there, then T1 is equal to M3G. Now if motion would be there, then M3G must be greater than T1. So we can write M2G माइनस, सॉरी यहाँ पे M3 लिखेंगे, यहाँ पे करेक्ट करेंगे, दिस मस्ट बी M3G माइनस T1 इज इक्वल टू M3A and no reaction force because no surface is there. So these are about the free body diagram in the different cases. इसको एक बार सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स खुद से एक बार रिवाइज करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, समझेंगे, देन अपने क्लास वर्क में इसे नोट डाउन करेंगे. एंड कोई भी क्वेरी होने पे, कुछ भी ऐसा टॉपिक जो नहीं समझ आ रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे. यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास. नाउ द टॉपिक इज इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस. इक्विलिब्रियम मीन्स व्हेन द forces we can say balanced or net force will be the zero. Concurrent force means forces acting on a same point, different forces acting on a same point. So forces acting at the same point on a body are called concurrent forces. When a number of forces act on a body at the same point and the net unbalanced force is zero, means sum of the unbalanced force must be zero, the body will continue in its state of rest or uniform motion along a straight line and is said to be in equilibrium. मतलब it must be balanced, there must be equilibrium position, वहाँ पे कोई movement नहीं होगी. So this will be the case of the equilibrium and concurrent force. So we can see एक यहाँ पे सिचुएशन है कि O पॉइंट पे जो है वो 3 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, F1 एंड F2 एंड F3. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो तीनों फोर्सेस का जो सम होगा that will be equal to the 0. So the situation and system will be only in the case of the equilibrium. So by using the parallelogram law of addition of the vector, we can see F1 and this is the F2. So by using the triangular law in this also, this will be the F1 plus F2. अब ये जो F1 plus F2 जो होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू द F3. लेकिन ये जो यहाँ पे हमने F1 और F2 माना है, इन दोनों के डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है. वी कैन सी इन द डायग्राम. सो जब हम सेम मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन को, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है. सो वी कैन सी F3 विल बी इक्वल टू द माइनस F1 प्लस F2. सो बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम पोजिशन. सो जब हम इन पूरे टर्म्स को इधर लेकर आएंगे तो वी कैन राइट F3 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0. सो कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम इज नो number of forces acting at a same point is equal to 0. मतलब sum of the number of forces acting at a same point must be equal to 0. और ये जो forces होंगे these must be unbalanced force. So F1 प्लस F2 प्लस F3 जितने भी forces लग रहे हैं, सबका जो net जो आएगा वो 0 होना चाहिए. अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को समझने के लिए एक और सिचुएशन हमारे पास, जिसे कि हम लामीज थ्योरम बोलते हैं. दिस इज़ बेसिकली द मैथमेटिकल टर्म. यहाँ पे लामीज थ्योरम में ये फॉर्मूला बस याद रखना है यहाँ पे कि इस तरीके से जब 3 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, F1, F2 एंड F3, और इनके बीच में जो एंगल है F1 और F2 के बीच में गामा है, F1 और F3 के बीच में बीटा है, और F2 और
F3 के बीच में अल्फा है। तो जिस फोर्स के सामने जो एंगल है उसे हम उस एंगल को डिनोमिनेटर में रखेंगे और जो फोर्स है उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला F1 अपॉन साइन अल्फा। F1 के सामने क्या है, अल्फा है, तो F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा। बीटा के सामने क्या है, F2 है, तो F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। F3 के सामने क्या है, यहाँ पे गामा है। तो ये इक्वेशन को यूज़ करके हमें अगर एंगल गिवन है तो F1 F2 की जिसकी भी कभी फोर्स फाइंड करना है तो वी कैन फाइंड, बट दिस द फोर्सेस मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब इन तीनों का जो सम है वो ज़ीरो होना चाहिए। नाउ एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ये NCERT का ही एग्जाम्पल है। इसमें सिचुएशन है कि एक सीलिंग से स्ट्रिंग को एक ब्लॉक को हैंग किया गया था बाय द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग। तो सबसे पहले तो सिचुएशन ये थी कि ये स्ट्रेट तरीके से था, बाद में एक यहाँ पे पॉइंट से P पॉइंट से इसे हमने स्ट्रेच किया है, कुछ इक्विपमेंट यूज़ करके हमने इसको स्ट्रेच किया है। तो यहाँ पे एक थीटा एंगल से ये जो स्ट्रिंग है वो इंक्लाइंड हो गई है, ठीक है। तो दूसरे डायग्राम जो यहाँ पे गिवन है हम देखेंगे कि ये स्ट्रिंग को हमने ऐसे स्ट्रेच किया तो ये इंक्लाइंड हो गई है थीटा एंगल पे। अब हमें जब ये इंक्लाइंड हुई है तो बाकी का जो इसका जो लोअर पार्ट है ये स्ट्रेट है, इसकी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेट है। तो ये इस तरीके से डायग्राम हमें मिलेगा। हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द थीटा की वैल्यू क्या होगी। सो यहाँ पर हमने डिफरेंट टेंशन को माना है। सो यहाँ पर P पॉइंट पे जब हमने इसको इंक्लाइन किया तो इसके कंपोनेंट को हम ब्रेक करेंगे। तो इस डायग्राम में यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम हम इसका समझेंगे P पॉइंट पे। तो P पॉइंट में यहाँ पे एक हमने फोर्स लगाने के बाद इसे स्ट्रेच किया था इसे इंक्लाइंड वे में, तो ये फोर्स जो है वो गिवन है। तो यहाँ पे जो एक टेंशन क्रिएट होगा T3 दैट विल बी इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल फोर्स गिवन इन द क्वेश्चन 50 न्यूटन। नाउ दिस इज द T1, यहाँ से जो इंक्लाइंड हो जाएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू द मास M यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होगा T2 और ये यहाँ पे T1 है, दिस इज द T3 एंड दिस इज द T2। अब ये जब हम इसे T1 को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में इसे रिजोल्यूट करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो वी कैन सी थीटा जो है हमारा इस तरफ है, बिकॉज यहाँ पे डायग्राम में थीटा यहाँ पर था, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमें मिलेगा T1 cos थीटा और इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें मिलेगा T1 sin थीटा। So we can see T1 sin theta will be equal to the mg, ये इसको बैलेंस कर रहा है T1 cos theta is equal to mg। So mg की वैल्यू तो हमें गिवन है बिकॉज t की वैल्यू g की वैल्यू यहाँ पे 10 गिवन है एंड मास की वैल्यू यहाँ पे 6 kg वेट kgs का गिवन है, तो mg विल बी द 60 न्यूटन। सो T1 विल बी इक्वल टू द T1 cos थीटा विल बी इक्वल टू द 60 न्यूटन। नेक्स्ट इसके अब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे। सो T1 sin थीटा एंड इट इज बैलेंस्ड बाय द horizontal force that is the 50 Newton, so T1 sin theta will be equal to the 50 Newton. So we can write T1 sin theta is equal to 50। अब यहाँ पर पहले हमने यहाँ पे ये लिख लिया था, इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए हम डिवाइड कर देंगे। तो T1 यहाँ से हट जाएगा, फिर tan थीटा विल बी equal to 5/6 and theta will be equal to the 5/6। so this is the angle जब हम उसे stretch करेंगे P पॉइंट पे। so दोबारा से इसके इस एग्जाम्पल को सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक इज कनेक्टेड मोशन. ये जो सारे टॉपिक्स आज हम पढ़ रहे हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्ज़ाम के लिए एज वेल एज़ फॉर द जेईई एंड इंजीनियरिंग और छोटे और भी जो साइंस से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए. सो कनेक्टेड मोशन में बेसिकली वी स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग एंड पुलीज. सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक केस लिया है कि एक सीलिंग से पुली को हैंग किया गया है, तो यहाँ पे भी अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है F, और यहाँ पे दो मासेस है M1 एंड M2 और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. सो इस स्ट्रिंग में T टेंशन क्रिएट हो रहा है ड्यू टू द वेट ऑफ द मास. So free body diagram of the M1 first of all we will see. Now in this case these masses are allowed to move. ये मूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फिक्स है. So जब हम सबसे पहले M1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे M1G, इसका जो मास है ज़्यादा है तो ये नीचे की तरफ आएगा. सो M1G विल बी ग्रेटर देन द T. सो दिस नेट फोर्स विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सलरेशन प्रोड्यूस इन दिस सिस्टम. सो M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A. दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ वी विल सी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मास M2. इन दिस ऑल्सो यहाँ पे जो अब मूवमेंट होगी ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगी इस ब्लॉक का, तो ये क्या हो जाएगा, T ग्रेटर हो जाएगा यहाँ पे M2G से. तो वी कैन राइट T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. नाउ वी कैन ऐड दीज टू इक्वेशंस और ये ऐड करने के बाद हमें ये एक्सलरेशन की वैल्यू मिलेगी. सब सिंप्लीफाई करने के बाद M1 माइनस M2 ब्रैकेट G divided by M1 plus M2. So this is the acceleration, common acceleration for the system of the pulley, जिससे कि ये blocks जो है वो move करेंगे. So numerator में difference of the masses and denominator में addition of the masses multiplied by acceleration due to the gravity. Now ये जो A की वैल्यू है, एक्सलरेशन की वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर देंगे इस किसी भी इक्वेशन में, जब हम पुट कर देंगे तो यहाँ से हम टेंशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि आफ्टर कैलकुलेशन वी कैन गेट M2 M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय G. नाउ नेक्स्ट इज द केस वेयर these masses are at the rest position. यहाँ पे एक फोर्स तो लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये जो पुली हैंग किया हुआ है, और ये मासेस भी यहाँ पे हैंग है, टेंशन क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा F विल बी इक्वल टू द 2T. यहाँ पे हम देखेंगे तो ये F विल बी इक्वल टू द 2T हो जाएगा, बिकॉज जो कंकरेंट फोर्स में भी हमने देखा था जो नेट फोर्स होता है वो 0 होता है. तो F1 यहाँ पे जैसे F है तो F इज इक्वल टू 2T. जब हम F इज इक्वल टू या तो माइनस 2T इज इक्वल टू 0 भी हम लिख सकते हैं. सो यहाँ पे अभी हमने लास्ट केस में T की वैल्यू फाइंड कर लिया था. यहाँ पर T इज इक्वल टू 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G. तो ये सेम वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमें ये न्यू टेंशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी. सॉरी, ये जो होगा F की वैल्यू होगी ये, और ये फोर्स यहाँ पे अगर ये स्ट्रिंग से हैंग है तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये टेंशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी. सो T विल बी इक्वल टू द 4 M1 M2 M1 प्लस M2. नाउ एग्ज़ाम्पल हमने एक लिया है यहाँ पे सेम अभी जो हमने
फार्मूला डिराइव किया उसी पे बेस्ड है ये। यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन एंड टेंशन क्रिएट जो है वो फाइंड करना है। सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2 मल्टीप्लाइड बाई g। सो वी कैन सी ये 3.33 आ जाएगा, और टेंशन के फार्मूले में बाकी सारे वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे तो वी विल हैव 26.67 न्यूटन। नाउ नेक्स्ट इज़ द केस 3। इस केस में क्या है कि एक सरफेस पे एक मास को रखा गया है और दूसरे मास को पुली की हेल्प से स्ट्रिंग के साथ हैंग किया गया है। नाउ बोथ मासेस आर फ्री टू मूव एंड m2 इज ग्रेटर देन m1। नाउ वी विल ड्रॉ द FBD ऑफ द m1। तो यहाँ पे m1 g डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक ड्यू टू द सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है r, और इस डायरेक्शन में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में थ्रेड की वजह से, स्ट्रिंग की वजह से ये टेंशन है T, और ये जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रही है बॉडी की। सो वी कैन सी R इज इक्वल टू m1g, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन तो होगा नहीं, और इस ब्लॉक का मोशन जो है ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगा। तो वी कैन सी T इज इक्वल टू m1g, और T इज इक्वल टू m1a। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, तो इट विल बी इक्वल टू द T इज इक्वल टू m1a। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड R इज इक्वल टू m1g। फ्री बॉडी डायग्राम अब m2 का जब हम देखेंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो m2g मस्ट बी ग्रेटर देन द T। तो नेट फोर्स विल बी द m2g माइनस T इज इक्वल टू m2a। सो वी कैन राइट T इज इक्वल टू m2। ये जब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस a प्लस g। नाउ बाय इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को यूज़ करके जब हम इक्वेट करेंगे, सो वी विल हैव द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और सिमिलरली एक्सेलरेशन की वैल्यू जब हम पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, या तो थर्ड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे या इस वाले इक्वेशन में भी पुट कर देंगे t इज इक्वल टू m1a में, तो भी हमें ये वैल्यू मिल जाएगी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2g। नाउ नेक्स्ट केस, आई थिंक दिस विल बी द लास्ट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, केस नंबर 3 ऑफ द कनेक्टेड बॉडीज़। इसमें क्या है कि हमने इंक्लाइंड प्लेन पे एक ट्रायंगुलर शेप का इस तरीके से एक हमने प्लेन लिया है। इसमें इसके सेंटर पे यहाँ पे पुल्ली लगा के दो बॉडीज़ को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे भी ये है कि m2 जो है ये ग्रेटर है m1 से, एंड बोथ आर अलाउड टू मूव। और यहाँ पे जो ये ट्रायंगुलर शेप के जो एंगल्स हैं ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो यहाँ पे दोनों बॉडीज़ की फ्री डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे और फिर इसके फोर्सेस हम कंसीडर करेंगे कि कहाँ पे कैसे फोर्सेस जो है वो बैलेंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कितनी होगी और टेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम m1 की फ्री बॉडी डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे तो इंक्लाइंड वे का अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इसको हमने डिस्कस किया था कि इंक्लाइंड प्लेन में हम कैसे फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। सो इफ़ दिस इज़ द अल्फ़ा एंगल, सो यहाँ पे भी जो एंगल बनेगी वो अल्फ़ा होगी। तो यहाँ पे ये ब्लॉक का जो ड्यू टू द ग्रेविटी जो फोर्स होगा दिस विल बी द m1g। और अब ये कंपोनेंट में यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा m1g cos अल्फ़ा एंड यहाँ पे m1g sin अल्फ़ा, एंड दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द सरफेस। और इस डायरेक्शन में एक टेंशन है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि अब ये m1g को हम यहाँ पे हटा देंगे। बस हमें इसके वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट को वी हैव टू कंसीडर नाउ। सो r इज इक्वल टू m1g cos अल्फ़ा। यहाँ से डायग्राम से ही हमें पता चल रहा है r विल बी इक्वल टू द m1g cos अल्फ़ा एंड t विल बी इक्वल टू द m1g sin अल्फ़ा।
लेकिन ये जब टी जो ये जो m1 ब्लॉक है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा उसमें ये टी मस्ट बी ग्रेटर होना चाहिए m1g साइन अल्फा से, तो वी कैन राइट टी माइनस m1g साइन अल्फा इज इक्वल टू m1a। तो ये जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द m1 ब्लॉक इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन 1 बनेगा। नाउ वी विल कंसीडर द FBD फॉर द मास 2 m2। तो सिमिलरली इसे भी हम सेम तरीके से कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे एंड वी कैन राइट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे यहाँ पे mg cos बीटा हमें मिलेगा, तो r1 इज इक्वल टू mg cos बीटा एंड m2g साइन बीटा विल बी माइनस t इज इक्वल टू m2a। ये जो इसकी मोशन होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड कर देंगे इस तरीके से, सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन गेट a इज इक्वल टू एक्सलरेशन इज इक्वल टू m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। नेक्स्ट जब हम एक्सलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड में, सो वी विल हैव द t इज इक्वल टू m1 m2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा मल्टीप्लाइड बाय g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और बस आज के क्लास में ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने थे, जो कि इसमें ज़्यादातर फ्री बॉडी डायग्राम की हमने बात की है। ये सारे एप्लीकेशन है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के, जो हमने लास्ट क्लासेस में ये 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे। तो ये सारे कंडीशन है, सिचुएशन है पुलिस वाले, स्ट्रिंग वाले, कि इस केस में कैसे मतलब हमें एक्सलरेशन की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और टेंशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो इस टॉपिक पे बेस्ड मैंने ये क्वेश्चंस दिया है। ये सारे क्वेश्चन जो कि हमने आज टॉपिक डिस्कस किया उस पे ही बेस्ड है। तो देयर आर ओनली 4 क्वेश्चंस, तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ज़्यादा सिंपल नहीं है। तो यू हैव टू ट्राई एंड सॉल्व इन योर होमवर्क। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की टॉपिक पढ़ेंगे फ्रिक्शन। सो थैंक यू।